नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे विपक्ष की सियासत की, बात करेंगे राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की और बात करेंगे विपक्षी एकता में कितना दम है उसकी भी। लोकतंत्र में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार की भूमिका क्या है, समझेंगे कि पवार आखिर किधर हैं, सरकार के साथ ही या फिर विपक्षी दलों की एकता में दम दिखाएंगे। क्योंकि एक तरफ एनसीपी सांसद और साथी पवार की बेटी सुप्रिया सुले राहुल के बगल में खड़ी होकर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में शामिल थी, तो वहीं पर पवार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आखिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पवार का पावर गेम, विपक्षी एकता में कितना दम है, क्या सिर्फ संसद में हंगामे के लिए विपक्षी दल एकता में दम भर रहे हैं या फिर एक मंच पर आकर मोदी के खिलाफ चुनावी लड़ाई भी लड़ेंगे, कितना मिलेगी विपक्ष की रणनीति को धार, इस पर भी करेंगे बाकायदा बातचीत। लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। थैंक यू। पिछले 2 हफ्ते से संसद में हंगामा जारी है। जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार के खिलाफ विपक्ष के गुस्से को राहुल गांधी ने भुनाने की कोशिश की, नई धार दी। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के जरिए राहुल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाए और नए सिरे से सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि मुद्दों को लेकर हमें एकजुट होना चाहिए, आवाज एकजुट होगी तो शक्तिशाली होगी। Humiliating and shutting up the voice of the people of India and the majority of the voice of the people. The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. बैठक में कुल 17 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी के नेता बैठक से नदारद हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि बैठक में जाना या नहीं जाना अहम नहीं है। संसद में जब भी चर्चा होगी हम किसानों के साथ, जासूसी के खिलाफ खड़े हैं। बैठक के बाद राहुल और दूसरे विपक्षी नेताओं ने साइकिल से संसद मार्च किया। साइकिल पर ऐसे पोस्टर लगे जो महंगाई की कहानी कह रहे थे। साथ ही पोस्टर के जरिए मोदी के अच्छे दिन के वादे की भी याद दिलाई गई। इस मौके पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि संघर्ष ही विकल्प है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महंगाई पर सरकार को घेरा। इस देश में न्याय, फ्रीडम, कोई भी चीज महफूज नहीं है। महंगाई की हालत देख लीजिए, कृषि कानूनों के माध्यम से जासूसी, बेरोजगारी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा हुई और चर्चा के माध्यम से ये तय हुआ कि संघर्ष का विकल्प है सदन के अंदर और सड़क पर। क्या आपको नहीं दर्द होता है जब आपके जेब से रोज 100 रुपए खर्च होते हैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए? क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता है कि जो आप कमा रहे हैं वो सेव हो सकता था? आज ये सरकार क्योंकि वो बेपरवाह है, वो आपके पैसे खर्च करने को आतुर है पर उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं है। सदन की कार्यवाही लगातार बाधित करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। यह संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने राहुल की उम्र को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल की उम्र बढ़ रही है लेकिन समझ नहीं। राहुल गांधी जी का जितना एज बढ़ रहा है उतना पूरे क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहे। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ, सारी देश को भी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, किसका आवाज हम दबा रहे नहीं। जी किशन रेड्डी बेशक राहुल की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन राहुल विपक्ष के जरिए खुद को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि राहुल की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से क्या विपक्षी एकता मजबूत होगी? क्या ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स रंग लाएगी? आप और बीएसपी के शामिल न होने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में लगे हैं। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला भी तीसरे मोर्चे की बात कह रहे हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि नीतीश पीएम मटेरियल है। कई विरोधी पार्टियां भी नीतीश के नाव पर सवार हो सकते हैं।
विपक्ष को लगता है कि नीतीश भी अब उसकी टोली में आ गए हैं, जो सरकार में सहयोगी रहते हुए कुछ मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष एकता की कोशिश के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बीजेपी नेताओं से बार बार मिलना कुछ दूसरे संकेत दे रहा है। पहले पीएम मोदी से मुलाकात, अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को सियासी पंडित कई मायने में अहम मान रहे हैं। शरद पवार की मुलाकात से पहले एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। सुप्रिया सीतारमण से भी मिली और राहुल के साथ बैठक भी कर ली। एक तरफ एनसीपी सरकार से भी नजदीकी बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ विरोध में भी खड़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष महज सदन में हंगामे के लिए ही एकजुट है या भविष्य में सभी सियासी पार्टियां एक मंच पर आएंगी? क्या विपक्ष एकता में दम है? क्या मोदी को हराने के लिए सभी क्षेत्रीय छत्रप एक होंगे? क्या सियासी नफा नुकसान के आगे विपक्ष एकता दम चुनाव से पहले भूल जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, सवाल वही उठ रहे हैं कि आखिर विपक्षी एकता में दम है या फिर सिर्फ लोकसभा के अंदर हंगामा करने तक ही विपक्षी एकता सीमित है, या फिर आने वाले समय में खासतौर पे तब जब 2022 सामने है, 2024 सामने है, तो उस बाबत क्या एक मंच पर भी विपक्षी एकता देखने को मिलेगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार तस्वीरें सामने आई हैं जब विपक्ष एक मंच पर नजर आया लेकिन उसके बाद टूट भी हो गई, अलग अलग बिखराव भी देखने को मिल गया। तो ऐसे में अब जो कोशिशें हो रही हैं ब्रेकफास्ट के जरिए, इस पॉलिटिक्स के जरिए, तो क्या कोई रंग आने वाला है? किसी तरीके की विपक्षी एकता को लेकर नई तस्वीर देखने को मिलेगी? हमारे खास मेहमान इसी बाबत आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि महेश वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। शकील अंसारी जी हैं, कांग्रेस के नेता, वो हमारे साथ हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। साथ ही निरंजन पोद्दार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। शकील अंसारी जी, सबको ब्रेकफास्ट पे बुलाया गया, बेहतर है कि यानी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होगा, लेकिन क्या हेल्दी विपक्ष भी नजर आएगा? क्या वो एकता नजर आएगी जिसकी उम्मीद यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, हमने पिछली बार भी आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, और ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है कि विपक्ष शक्तिशाली रहे। तो शक्तिशाली के लिए यूनिटी चाहिए, और यूनिटी जब जैसे इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन इसका बैड एस्पेक्ट ये है कि यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। यूरोप के डेमोक्रेसी में 2 पार्टी या मोस्ट 3 पार्टी का है, लेकिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में अगर स्टेट और केंद्र की सब पार्टियों को कर दीजिए तो काफी बड़ी संख्या है। तो एक यूनिटी सबका बनाना भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है। लेकिन कांग्रेस, मैंने कहा था, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको प्रयास करती रहती है यूनिटी की, और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो उसी का एक प्रतीक है, उसका एक नमूना है। लेकिन एक ही दिन में ये नहीं कह सकते हैं हम कि पूरे तौर पर यूनिटी एक लंच के बाद हो गई। लेकिन अभी पार्लियामेंट में तो पूरी यूनिटी है। सरकार के गलत नीतियों के विरोध सारे विपक्षी दल पार्लियामेंट का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। पेगासस जासूसी इशू है, किसानों का इशू है, महंगाई का इशू है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इशू है, देश की इकोनॉमी का इशू है, किसानों का। तो ये इस तरह के इशू हैं जो आज जनता को परेशान किए हुए हैं, और देश की परिस्थितियां बहुत कमजोर हो रही है, देश की इज्जत बहुत डाउन हो रही है। इसलिए विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, और इस काम के लिए राहुल गांधी ने अपनी ड्यूटी निभाई है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की यूनिटी जो है एक मजबूत औलाद की तरह आगे सामने आएगी। ठीक है, बृजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो हमारे साथ है। बृजमोहन जी, सुना कि सुप्रिया सुले जी वहां पर गई थी बाकायदा ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी के न्योते पर, तो अभी तक ये ब्रेकफास्ट कैसा रहा है? मतलब एनसीपी की समझ में आ रहा है ये ब्रेकफास्ट? प्रियंका जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से यूपीए का गठन हुआ है तब से हम लोग इसका अंग हैं, और आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर वहां की सरकार चला रहे हैं। तो हम लोग पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों की मुखालफत करते हुए आए हैं जो देश के बंटवारे की और देश में नफरत फैलाने का काम करती है। सुप्रिया जी, इसके पहले बुधवार को जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सुप्रिया सुले जी और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब गए थे, और जो आज की जो बैठक थी उसमें भी आदरणीय सुप्रिया सुले जी और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब उपस्थित थे। और हम लोग निश्चित रूप से इस पूरे मुद्दे पर
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस नीतियों से सहमत नहीं है, जिसके कारण वो पार्लियामेंट में ना तो बहस होने दे रहे हैं, ना मुद्दों पे जवाब दे रहे हैं। पेगासस जैसे गंभीर बिंदु पे वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। हर जीवन के हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ गई है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो दूध हो, चाहे तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है। इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से आज उसका विरोध करना इस देश की जनता की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सब एक पॉलिटिकल पार्टी है और जनता की आवाज के ऊपर, जनता की सोच के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। आज जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का भरपूर विरोध किया जाए और विपक्ष इस भूमिका को पूरी तौर से निभाए। हम लोग सब साथ हैं और मैं सोचता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर इसको शक करना चाहिए। जहां तक बात आदरणीय शरद पवार जी की और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तो आदरणीय शरद पवार जी क्योंकि सहकारिता क्षेत्र के लिए लगातार संवेदनशील राजनेता हैं और अभी हिंदुस्तान में पहली बार इस मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय का गठन किया गया है। तो देश के सारे सहकारी नेताओं की तरफ से, सारी सहकारी संस्थाओं की तरफ से आदरणीय शरद पवार जी की उनसे मुलाकात भी हुई है। दूसरा, महाराष्ट्र में लगातार शुगर को लेकर, शुगर क्योंकि सबसे ज्यादा सहकारी संस्थाएं शुगर उत्पादन से जुड़ी हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे कर्नाटक, चाहे गुजरात की हो, उन समूह की तरफ से मांग लगातार आ रही थी कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ बात करना जरूरी है। करोड़ों रुपए किसानों के गन्ने के तहत सरकारों ने रोक रखे हैं। शुगर का वो भाव नहीं मिल रहा, इथेनॉल की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। सरकार कौन सी गारंटी लेना चाहती, किस प्रकार से उसकी ब्लेंडिंग करेगी, कैसे खरीदेगी, ये सारे मुद्दे थे जिनपे शरद पवार साहब के पास लगातार सहकारी क्षेत्र के नेता संपर्क कर रहे थे। और पिछले कई दिनों से आदरणीय शरद पवार साहब मुंबई में इस मुद्दे पर लगातार बैठ के भी कर रहे थे। ठीक है, यानी कि शरद पवार जी की जो मुलाकात है गृह मंत्री के साथ या प्रधानमंत्री के साथ, वो महाराष्ट्र के मसले को लेकर है, अलग अलग मुद्दों को लेकर है। महाराष्ट्र सहकारिता को लेकर है। ठीक है, उनका जो मुद्दा था वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार इस प्रकार की स्थिति बनती है कि हमेशा वहां पर जब भी बरसात होती है तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के कारण बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो उसका प्रबंधन बेहतर तरीके से हो, उन्हीं प्रबंधन को लेकर बात करने के लिए गए थे। ठीक है महेश जी, चाय पर चर्चा होती है बीजेपी में, जब भी किसी मसले को लेकर चर्चा की जाती है तो बाकायदा चाय पर चर्चा रखी जाती है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो राहुल गांधी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने बाकायदा ब्रेकफास्ट पर ही सभी दलों को लगभग इनवाइट कर लिया कि आइए बातचीत करते हैं। तो चाय पर चर्चा पर ये जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगी? लेकिन चाय पे चर्चा जो कर रहे हैं वो जनहित में कितना है, देश हित में कितना है, ये जो हमारे लोकतांत्रिक आवश्यकता है। संसद अभी चल रहा है, वो सांसद हैं और पिछले कई सालों से वो सांसद हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी ने जो बात कही वो सही कही कि अब तो उनके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए कि संसद अखाड़ा नहीं होता है। रास्ते पे अगर आप इसलिए बुला रहे हैं, शुक्र कहिए आज वो मनोज जी और प्रियंका जी जो है वो बाहर निकल के कम से कम ये तो बोले कि भाई हम पेगासिस के बजाय जो है महंगाई पर या कोरोना पे हम बात करेंगे। पेगासिस पे तो अब एडिटर गिल्ड्स ऑलरेडी कोर्ट में चला ही गया, तो थोड़ा सब्र कर ले, इंतजार कर ले। इस देश में न्यायिक व्यवस्था पे तो विश्वास है ना कहीं। संसद जो होता है देश की वो सर्वोच्च संस्था है जिसका कम से कम सम्मान करना चाहिए, जहां पे जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। हमारा ये मानना है, भाजपा ये मानती है कि आप विपक्ष हैं, आप आइए। आज कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उस स्थिति परिस्थिति से देश को हम कैसे बाहर निकालें, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर। आप हमारे ऊपर कटाक्ष करिए, हमारी आलोचना करिए, बहस के माध्यम से करिए, चर्चा करिए, हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठाइए, समझ में आता है। आज हम कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को राशन दे रहे हैं, आज हम कह रहे हैं लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, आज हम लोगों को कह रहे हैं कि हम 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई कैसे कम तक की जाएगी। आपका एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव किस तरह से पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट इसके लिए बना है, पार्लियामेंट इसके लिए थोड़ी बना है कि आप ब्रेकफास्ट पे आइए, लोगों को उकसाइए और कहिए कि जाके अब तुम पार्लियामेंट में मंत्री का कॉलर पकड़ लो, उसके कागज फाड़ दो। आप मुझे बताइए, तो आपको लगता है कि जो ब्रेकफास्ट को बुलाया गया उसमें बाकायदा कॉलर पकड़ने को लेकर और हंगामे को और मजबूती देने को लेकर बातचीत हुई है क्या?
पूरा विश्वास है आपको? नहीं देखिए, लेकिन सवाल ये है ना कि इस तरह के पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एक कांग्रेस का मजबूत नेता सबको बुलाता है, तो आखिर में आपको राजनीति करनी है तो आप करिए ना, पार्लियामेंट के बाद कर लीजिएगा इस तरह की चीजें। ये तो शरद पवार जी भी बुला के देख लिए, 1 महीने के अंदर 3 बार ये ऐसी चीजें हो गई, तीनों में कहीं एक राय नहीं बन रही है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री मटेरियल होने का दावा कर रहा है। तो ये जितने जोगी हैं उतने मठ है। और ये नहीं, प्रधानमंत्री मटेरियल की बात तो बाकायदा आप बिहार को ले आए ना बीच में, तो वहां किसी और ने नहीं कहा है। जिसके साथ आप इस वक्त सत्ता में हैं उन्हीं को बताया है, आप ही के सीएम को बताया है बिहार में। हाँ, वो मैं मानता हूँ, वो हमारे सीएम नहीं है, वो जदयू के और हमारी दोनों गठबंधन में तो है ना आप, नेता है नीतीश जी, गठबंधन में तो है ना आप, सहमति से तो आप ही के बने ना। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन सब चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं है, वो अपनी जानते हैं लिमिटेशन। वो मुंगेरी लाल की, राहुल गांधी जी की तरह मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब नहीं देखते हैं कि हम बिहार में, अगर आज के डेट में वो अलायंस के मुख्यमंत्री हैं, अब कोई आदमी कह दे कि भाई हम तो 7 MP, अब ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मधु कोड़ा को, एक MLA था जिस मधु कोड़ा को आज सजा याफ्ता है, उसको तो इन्होंने झारखंड में बना दिया था मुख्यमंत्री। लूटने की ख्वाहिश हो तो कोई भी काम ये करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, शरद पवार जी को लेकर जो प्रियंका जी सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसके कारण है, कारण यह है कि शरद पवार जी की पार्टी का निर्माण ही सोनिया जी के विरोध से हुआ, विदेशी मूल से हुआ। तो जब भी वो कोई ऐसा प्रयास करते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी होता है। ठीक है। आज उनकी बिटिया जो है वो जाती है राहुल गांधी जी के पास, तो विरोध स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक विरोध है। यानी कि आप इन मुलाकातों को सियासत बता रहे हैं कि कुछ भविष्य को लेकर चर्चा है। यहाँ पर महाराष्ट्र के मुद्दों को नहीं बल्कि किसी सियासी मसले को लेकर चर्चा हो रही है। इन मुलाकातों का आप कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं। प्रियंका जी, सियासी मुद्दे हमारे और शरद जी के बीच में कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि हम दो धुरी हैं। हम अपोजिशन, हम उनको विरोध करते हैं। हम उनके हर एक नीति की, उनके हर एक किसी पहल को, हमने अभी हाल में जब उन्होंने वहां पे परमवीर सिंह, जब उनके गृह मंत्री का इस्तीफा था तो उन्होंने सपोर्ट किया, हमने उसका विरोध किया, जो करप्शन में इस्तीफा दे गए। तो हम तो हमेशा उनकी उस चीज का विरोध करते हैं और हम विरोध करते रहेंगे। अब मिलना जुलना, और शरद जी का इस देश के हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, तो पूरे देश के लिए उसमें शरद पवार जी अगर मिलते हैं तो हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, ठीक है। निरंजन पौधार जी, ये जो अभी खबरें चली बाकायदा यहाँ पर ब्रेकफास्ट को लेकर कि राहुल गांधी ने न्योता दिया और लगभग देखा जाए तो सभी पार्टी के वहां पर पहुंचे, सपा के भी पहुंचे और उसके साथ साथ एनसीपी के प्रतिनिधि भी पहुंचे, लेकिन बसपा ने दूरी बनाकर रखी, आम आदमी पार्टी ने भी दूरी बना रखी है। ये जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स को लेकर पूरी पिक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका कोई भविष्य भी आपको नजर आता है क्या? देखिए प्रियंका जी, मेरा ऐसा मानना है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज भारत का जो लोकतंत्र है उसके अंदर अगर स्वस्थ और सशक्त विपक्ष हो तो ये एक लोकतंत्र के लिए इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। किंतु ये जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी है, इसके अंदर देखिए जितने भी राजनीतिक विद्वान हैं उनका मानना था कि जैसे ममता बनर्जी अभी दिल्ली आई और 4-5 दिन रुकी और जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की, उसके अलावा आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने अखिलेश यादव जी को विपक्ष का सशक्त नेता बताया है, विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उनको उन्होंने कहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि उधर उपेंद्र कुशवाहा जी ने जैसे नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बनाया है। तो ये जो राजनीतिक विद्वान है उनके अंदर ये चर्चा थी कि अभी जल्दी ही राहुल गांधी जी के यहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा कार्य होने वाला है, चाहे वो ब्रेकफास्ट, उसका परिणाम ये ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के रूप में आपको नजर आया है। क्योंकि ये भी अपने आप को विपक्ष का नेता अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए ये तो होना ही था। बाकी प्रियंका जी, आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि भाई इसका मैं क्या भविष्य देखता हूँ, देखिए ऐसा है जैसे आपने देखा होगा कि एक समय भारत की राजनीति का डिस्कोर्स हुआ करता था कि कांग्रेस अगेंस्ट ऑल, उसके अंदर दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये विचारधारा वो विचारधारा
सारी विचारधाराएं मिलकर के एक ही एक झंडे के नीचे आ जाती थी कि केवल कांग्रेस को हराना है। आज कदाचित वो राजनीतिक डिस्कोर्स बदल गया है। आज वही राजनीतिक डिस्कोर्स भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हो गया है कि आज चाहे ये प्रकार हमारी जो विचारधारा मिलती हो नहीं मिलती हो, हमारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही वोटों को बांटती है, उनका वोट बैंक अगर सेम है, तो वो कैसे साथ चल सकते हैं? इसका भविष्य सब तय कर सकते हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए एक राज्य के अंदर किसी पार्टी के साथ अगर विपक्ष की केरला के अंदर अगर कम्युनिस्टों के साथ अगर वो चुनाव लड़ती है और वहां पे उनके साथ वो चुनावी संघर्ष करती है, दिल्ली में आकर के अगर वो एक, तो ये इसका भविष्य तो आप इन्हीं चीजों से, ये जो तर्क संगत या यूं कहिए अनर्गल जो संबंध है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका भविष्य कितना है। बाई दी वे अगर मान लीजिए एक बार की हम ये सोचे हैं कि सारे के सारे मिल करके अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ कर भी दिया, तो प्रियंका जी उसका परिणाम क्या होगा? जैसे हमने 78-79 में देखा, हमने 89-90 के अंदर देखा कि 2 साल के अंदर 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री इस देश में देखे। क्या अब आगे भारत की जो जनता है वो ऐसा राजनीतिक ऐसा वातावरण देखना चाहेगी? तो ये सारी चीजें हैं और इन्हीं को लेकर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस जो ये विपक्ष का जो सशक्तिकरण है या एकीकरण है या जो संगठित विपक्ष है, ये किस तरीके से, लेकिन आज हरेक जो भारत का जो नागरिक है उसकी एक इच्छा जरूर है कि सशक्त विपक्ष हो, संयुक्त विपक्ष हो और मजबूत विपक्ष हो। मेरा ऐसा मानना है। प्रियंका बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूं अपना। एक्चुअली निरंजन जी ने जितनी बातें बोली उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विपक्ष जो दिख रहा है, तो जो विपक्ष ने अपनी शुरुआत की है, चुनाव 2024 में होना है और शुरुआत आज से हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला दिन विपक्षी एकता के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम समय है, क्योंकि इनके पास एक भरपूर समय है। अगर बीच में कोई नाटवाकियां होंगी, यदि कहीं पे विचारधारा का कोई मुद्दा आएगा तो उससे बैठ के चर्चा होने के लिए भरपूर समय है। और भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय बहुत द्वंद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। योगी जी ने उधर उत्तर प्रदेश में अभी से कमर कस ली है, वहां पर वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे करीबी व्यक्ति थे, उनको उन्होंने जब वहां भेजा, उनको विधान परिषद का सदस्य तो बना दिया, पेपरों में खबर छपी कि उनको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन योगी जी इस बात से तैयार नहीं हुए। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय मोदी जी को अपनी साख बचाने के लिए उनको संगठन में 18वें नंबर का उपाध्यक्ष बनाना पड़ा। जो संगठन में काम करते हैं वो सारे लोग जानते हैं कि 18वें नंबर के उपाध्यक्ष की स्थिति क्या होती है। तो किसी को भी अभी इस मामले में दोनों ये अगर विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके सामने भी स्पष्ट दृश्य नहीं है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उनका नेता कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। ठीक है। ये राहुल गांधी ने बाकायदा ब्रेकफास्ट पर कई दलों को बुलाया, उस पर चर्चा की है और कहीं न कहीं विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की है और एक तरीके से सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या सही मायने में दबाव बनाया? बातचीत करने के में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील साहब, अभी जिस तरीके से निरंजन जी कह रहे थे कि देखिए एक ना लीडर की तलाश हो रही है। देखिए पीएम की कुर्सी के लिए तो जंग बाद में होगी, लेकिन अभी तो विपक्ष का जो केंद्र चेहरा है, सेंटर फेस है, असली जंग तो उसको लेकर हो रही है कि आखिर लीड कौन करेगा इस पूरे विपक्ष को, इस पूरी विपक्षी एकता का चेहरा कौन बनेगा। एक तरफ ममता बनर्जी भी मैदान में है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर भी बाकायदा एक फोकस बनाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार की अलग अपनी एक भूमिका बनी हुई है। तो अभी पीएम की कुर्सी को लेकर तो बाद में, अभी तो जो मेन फेस है उसको लेकर ही लगता है कि कश्मकश बनी हुई है। आखिर लड़ाई है किस चीज की? कोई कश्मकश नहीं है। ये तो सत्ता पक्ष वाले लोग जो है ये कहेंगे ही। तो सबने स्वीकार कर लिया राहुल गांधी का नेतृत्व, टीएमसी ने स्वीकार कर लिया। जरा आप एक बार बोलिए तो थोड़ा सुनिए भी ना, तब उसके बाद काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा तो बात ही भटक जाएगी। ठीक है, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपको पहले ही मैंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि डिफरेंट स्टेट में अब आजकल लीडरशिप है,
और हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां बहुत हैं, एम्बिशन सबको है और सबको होना भी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक विक्रम होता है जिसके मुताबिक अपना अलायंस हो जाता है, और हिंदुस्तान में अलायंस का एक सिलसिला रहा है। आज भी यूपीए अलायंस से चल रही है, एनडीए अलायंस से चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज ना यूपीए ब्रेक हुआ ना एनडीए ब्रेक हुआ। अगर ब्रेक हुआ है, अगर इन बातों से कि कोई बहुत अच्छा एम्बिशियस है कि आप कह रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार नहीं बनाया, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप एनडीए के साथ सरकार में रहने वाले मुख्यमंत्री एनडीए के कई थ्योरीज के खिलाफ बयान देते हैं तो आप तो कुछ नहीं कह रहे हैं इनको। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता उनको क्या बोल रहे थे और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तीसरी बात वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट चलाना आपकी ड्यूटी है। पार्लियामेंट चलाने के पहले लंच की पॉलिटिक्स नहीं हो, डिनर की पॉलिटिक्स नहीं हो, ये किसने कह दिया? कहाँ लिखा है? कितने डिनर अभियान वो कराते हैं बीजेपी वाले, अपनी ही पार्टी लोगों को भटक रहे हैं तो उनके लिए भी करते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिस्कशन का एक मौजू है। अब लंच का टाइम है तो लंच कर लेता है, डिनर का टाइम है डिनर कर देता है, चाय का टाइम है चाय कर लेता है। इसी तरह पक्ष के लोग भी करते हैं, लेकिन इसका ये मकसद थोड़ी है। मतलब ये है कि आप जो एंटी जनता के विरुद्ध आप जो काम कर रहे हैं, जासूसी कांड में आप लिप्त हैं, आप जांच नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं? जब जासूसी कांड में इजराइल में जांच हो रहा है, उस कंपनी पर रेड हो रहा है, फ्रांस में जांच हो रहा है, कई और मुल्कों में इस पर जांच चल रही है, तो आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? आप साफ साफ ये बताते क्यों नहीं है कि पेगासस का आपने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? आप बीच में ना कहते हैं ना कहते हैं। जब तक इन बातों को नहीं खुलासा होगा, आप कैसे समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में आप मनमाना करते रहिएगा और लोग बैठा रहेगा? ठीक है, आपकी पूरी बात सुन ली मैंने शकील साहब। मैं एक सेकंड अब बंद कर रहा हूँ अपनी बात। और आप मनमाना कीजिएगा बीजेपी के लोग, और जब होगा पहले कह देंगे कि भाई ये तो विपक्ष यहाँ जीरो है, कुछ करता नहीं है। और जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं कि बहुत हंगामा कर रहे हैं। अरे हंगामा, आप अपना इतिहास देखिए ना, क्या इतिहास रहा है। बहुत धन्यवाद आपकी बात। ठीक है, अब मैं अपना सवाल पूछ लूं शकील साहब? ठीक है, कहते हैं कि जब भी किसी एक मुहिम की शुरुआत होती है तो एक कैप्टन की जरूरत होती है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो आज ब्रेकफास्ट पर इतने दलों को बुलाया गया, तो किसी कैप्टन की तलाश हुई है या नहीं हुई? क्या राहुल गांधी को बतौर कैप्टन स्वीकार कर लिया सभी दलों ने जो भी आज ब्रेकफास्ट में शामिल हुए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे फिर वो सपा हो, या फिर दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हों? आपका प्रश्न बहुत सही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले क्या योगी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उम्मीदवार? हरियाणा के चुनाव के पहले उन्होंने घोषित कर दिया था कि हरियाणा में मेरा उम्मीदवार ये है, और फिर दूसरे दल से जब सहयोग लिया 2014 में तो प्रोजेक्ट कर दिया था ना, 2019 में तो प्रोजेक्ट कर दिया था ना। नहीं, वो आप पार्लियामेंट का किया था, तो उससे पहले क्या कहता है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया था। उनके भी उम्मीदवार डिक्लेयर, कांग्रेस ने अपना डिक्लेयर किया था ना। हम तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। सभी विपक्ष को एक साथ लाने के लिए एक चेहरा तो चाहिए ना। नहीं, आप इसमें कंफ्यूज हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कांग्रेस इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि जब आप कह रही हैं कि 14 में उन्होंने किया, तो 14 के पहले मनमोहन सिंह को भी तो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हमारे और फर्स्ट यूपीए फर्स्ट में कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं था। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वही मैंने कहा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट चुनाव के पहले। प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं की है मैंने, प्राइम मिनिस्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ शकील साहब। अभी तो यहाँ पर जो विपक्ष का जो लीडर है, जो कैप्टन है, जो पूरी नाव चलाएगा, एक दिशा निर्देश देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये जब यूपीए और एनडीए की जब पॉलिटिक्स हो रही है तो एक आदमी का डिक्टेशन नहीं होता है। सारी पार्टियों की मिलजुल के बात होती है और उसके विपक्ष की एकता होगी, सारे लोगों की बात रख के। और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन और पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुताबिक ये सरकार जाएगी और विपक्ष के कोई नेता भी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं इससे पहले कि ब्रेक में जाऊँ, निरंजन जी की एक राय ले लेती हूँ। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। निरंजन जी, शकील जी की बात से पूरी तरह सहमत है क्या कि बिना कैप्टन के ही चल पड़ेगी पूरी नाव?
देखिए प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि पार्लियामेंट लोकसभा जैसा एक बड़ा चुनाव जो होता है वो बिना किसी चेहरे के या बिना किसी लीडरशिप के जनता उस चुनाव, उस गठबंधन को कहिए या उस पार्टी को कहिए या संगठन को कहिए कि जनता उसको ज्यादा स्वीकारोक्ति नहीं देगी। जो आपने जब जब देखा है, आप आज तक का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस ने भी आज तक जब जब लोकसभा चुनाव लड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी जी को, चाहे राहुल गांधी जी को, चाहे मनमोहन सिंह जी को चेहरा रख के और उन्होंने चुनाव लड़ा है। आज अगर ये यूपीए 1 में नहीं रखा है, यूपीए 1 में कोई चेहरा नहीं था, इसको भी जानिए, यूपीए 1 में कोई चेहरा नहीं था। यूपीए 1 में श्रीमती सोनिया गांधी जी चेहरा थी। आप इस चीज को गलत लीड कर रहे थे ना, प्राइम मिनिस्टर तो चेहरा कोई था, प्राइम मिनिस्टर। ये कोई बात नहीं है, जब विपक्ष की एकता होती है, कोई भी विपक्ष की एकता होगी, ऐसी नहीं है कि कोई दूसरे पार्टी का होगा, हर पार्टी के पास अपना लीडरशिप है। मेरी बात पूरी हो जान दीजिए, अभी आप खुद ही एक बात कह के गए थे और आप अपनी बात को जो है ना, अपनी बात को भूल गए आप। नहीं, आप पूरी कीजिए ना, लेकिन आप बीच में भटक रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया। मेरा कहने का तात्पर्य प्रियंका जी इतना सा ही है कि अगर लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव अगर बिना किसी नेतृत्व के या बिना किसी चेहरे के लड़ा जाएगा तो जनता के अंदर मैसेज जाएगा कि भाई इनके अंदर आज ही इतने प्रधानमंत्री हैं, तो चुनाव के बाद में अगर हमने इनको अगर बहुमत दे दिया तो इनके बीच में तो सिर फुटबॉल होगा। इसका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, दूसरी बात, अभी जैसे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं इसके अंदर इनको ये कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है, नेतृत्व लोग अपने आप आपका स्वीकार करेंगे, केवल आपको अपने आप को प्रमाणित करना है, आपको अपनी जो राजनीतिक चतुराई है या राजनीतिक जो सूझबूझ है, दूरदर्शिता है, उसका आपको परिचय देना है। और ये सब देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों के अंदर कौन आदमी कितना राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, इस सबको आप देख रहे हैं, इसलिए आपको अपना बिल्कुल आपका वार रूम और वॉरियर मजबूत हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल तरीके से विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो दिखाया जा रहा है कि विपक्ष बिल्कुल एक साथ है, तो क्या जमीनी हकीकत भी वही है? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए बृजमोहन जी। एक तरफ शरद पवार जी की मुलाकातें अमित शाह जी के साथ होती हैं, प्रधानमंत्री के साथ होती है, वहीं सुप्रिया जी हैं या फिर दूसरे जो दिग्गज चेहरे हैं एनसीपी के, वो ब्रेकफास्ट में इकट्ठा होते हैं, बाकायदा राहुल गांधी जी के बगल में खड़े होकर वहां पे फोटो भी खिंचवाते हैं, पिक्चर्स भी क्लिक की जाती हैं। आखिर एनसीपी करना क्या चाह रही है? भूमिका क्या है आखिर शरद पवार की? है किसके साथ आखिर वो? हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी एक विपक्ष का जो एक संगठन तैयार हो रहा है, हम लोग उसके साथ हैं और उसमें ही रहेंगे, क्योंकि वैचारिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक मतभिन्नता है। क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री सहकारिता का भी विभाग देख रहे हैं, तो उनसे बात करना जरूरी है। और देश के जो प्रधानमंत्री, वो हम सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसपे कि प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप करना जरूरी है, तो उनके समक्ष बात को रखा जाएगा। और आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में चूंकि हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठतम राजनेता हैं, और वो इस प्रकार के मुद्दे लगातार उठाते रहे। और ऐसा नहीं कि अभी से, वो उनका अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार ऐसे मुद्दों पे, विपक्ष में कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, उन्होंने उनके सामने अपने मुद्दे भी रखे। और देश हित का जब भी मुद्दा आता है तो शरद पवार साहब हमेशा सरकार, जो भी उस समय की सरकार होती है, उसके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब गुजरात में भूकंप आया तो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया था। उसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदरणीय शरद पवार से जब सहमति मांगी, पवार साहब ने तत्काल सहमति दी और लगातार उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना प्रयास किया। पूरे संसार से उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर कि इस प्रकार की विपदाएं आती थी, क्लेमिटी होती थी, वहां जाकर उन्होंने स्टडी की। हिंदुस्तान में उन्होंने विभिन्न लोगों से बातचीत की। तो ये उनका एक नजरिया है। लेकिन ये बात सच है कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, क्योंकि वो एक तो देश में बंटवारे की बात करते हैं, भाईचारे को बिगाड़ने की बात करते हैं,
वो सबसे खतरनाक बात तो अभी हुई है कि जितने वायदे किए मतदाताओं से, सारे की सारे वायदों से पीछे हटकर उन्होंने एक भी बात को पूरा नहीं किया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरे देश में समय इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का चुनाव से पहले जिस प्रकार के वायदे किए थे, जैसा एक बहुत सुंदर चित्र दिखाया था हिंदुस्तान का, तो जिसमें कहा गया था कि अब बिल्कुल 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा और सारे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी सारी बातें कहकर जो आकर्षित किया था उन्होंने, तो सारी बातें पूरी तौर से समाप्त हो गई हैं। 110 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, इनकम टैक्स की हालत ये है कि एक आदमी टैक्स देते देते थक गया है, हर चीज में टैक्स है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है, और निश्चित रूप से हम लोग सब यूपीए का अंग है, और हम लोग इस पूरे गठबंधन का एक मजबूत, पवार साहब एक मजबूत स्तंभ है इस पूरे गठबंधन के। तो ये मैं सोचता इस मुद्दे पे किसी प्रकार का शक करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात आप जो कहती है विपक्ष का चेहरा कौन होगा, देखिए अभी विपक्ष का चेहरा बनने में समय है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। आज सबसे पहली जरूरत ये है कि विपक्ष संगठित तो हो। कम से कम आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज सारे विपक्ष को बुलाकर एक ये संदेश तो दिया कि हम सब लोग एक जगह बैठकर किसी एक मुद्दे पे सहमत भी हो सकते हैं। तो ये जो शुरुआत हो रही है, मैं सोचता हूँ इसका बिल्कुल एक ठीक समय है जब इसकी बात की शुरुआत हुई है। अभी इसके तत्काल बाद आज से 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा का जब तक चुनाव आएगा उस समय बहुत सारी चीजें बदलती रहेंगी, बिल्कुल बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, नेतृत्व बदलाव भी आएंगे, और मैं सोचता हूँ सामूहिक नेतृत्व होगा। नेतृत्व को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय खुद नेता पैदा करता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि समय खुद नेता पैदा करता है। महेश जी, अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं पिछले दौरान कोरोना काल के चलते, और अभी भी देखा जाए तो अभी भी उसका असर है, बाकायदा केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं कि ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार होते हुए नजर आते हैं, साइकिल पर सवार होते नजर आते हैं। उसके बाद अगर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 2022 में जहां विधानसभा चुनाव है, वहां पर इस वक्त अखिलेश यादव बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से तो कहा भी गया है कि देखिए पहले कांग्रेस और उसके साथ ही बसपा ये निर्धारित कर ले कि उसे लड़ना किसके साथ है, बीजेपी के साथ लड़ना है या सपा के साथ लड़ना है, एक संकेत उन्होंने भी दे दिया है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं बीजेपी के लिए कम से कम मुश्किलें तो खड़ी करेंगी ही, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा। देखिए प्रियंका जी, मैं बहुत एक संवेदनशील इंसान होने के नाते कह लीजिए या इस देश के नागरिक होने के नाते कह लीजिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इस देश में जो है जनता के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा होना चाहिए। जनता के लिए मुश्किल आप पैदा मत करिए। आप सियासत करिए, आप सत्ता के लिए आतुर हैं, उसके लिए इन प्राकेंड जो भी चीज करना है वो करिए, लेकिन जो जनता इस समय जिस हाल में फंसी, अभी लाखों लोग अपनी जान गंवाए हैं इस कोरोना में, और वो जून की ही बात है, हम जुलाई पार किए हैं। हमें इतना तो संवेदनशील होना चाहिए ना। आप अपने इस चैनल पे ही चला दीजिए, अपने दर्शकों से पूछ लीजिए कि आप लोग ये बताइए कि मोदी को हराना है कि कोरोना को हराना है। आपको स्पष्टता से जो है सामने चीजें आ जाएंगी। अब जैसे अभी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि शरद पवार जी बहुत ही संवेदनशील राजनीतिज्ञ हैं, और उन्होंने आपदा काल में देश में एक अहम भूमिका निभाने की भरपूर कोशिश की या उसको निभाया। आज वो भूमिका निभाने में वो पीछे क्यों हैं? आज वो राहुल गांधी को समझाने में असफल क्यों है? ये चीज सवाल उठता है। अब सवाल है कि राहुल गांधी को कौन समझाए? नहीं, लेकिन वो क्या आप किस चीज को लेकर कह रहे हैं कि वो क्या समझाने के लिए बिल्कुल विफल हो रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं, किस मसले को लेकर? यही कि आज देश की जरूरत क्या है। आज आप जो है वैक्सीन जो है लगाते हैं, अगर देश की जरूरत है कि हमने वैक्सीन लगवाया, वैक्सीन को लेकर आप सवाल खड़ा करते हैं इस देश में। उससे पहले आप किसी चीज को, आज थर्ड वेव आ रहा है, प्रोटेक्शन नहीं है, कोरोना के वजह से देश जिस तरह से मुश्किल में खड़ा है, हमारी आर्थिक बदहाली देखिए, तंगहाली देखिए, हम किस तरह से चीजों को लेकर, प्रधानमंत्री किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, और आप विपक्ष के लीडर हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ मत करिए, आप यही काम कर लीजिए ना कि हम जो कर रहे हैं उसी का एक फीडबैक दे दीजिए कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम हमारे कामकाज की ही समीक्षा कर लीजिए।
तो ही जनता जीत जाएगी। जनता को जिता दीजिए ना, जनता बचेगी, देश बचेगा, तो आप सियासत कर लीजिएगा। और दूसरा कि एक ऐसा लीडरशिप आज की डेट में आप उस लीडरशिप पे कौन विश्वास करने जाएगा। आज शरद पवार जी क्यों नहीं गए? क्योंकि वो क्षमता जानते हैं, राजनीतिक क्षमता राहुल गांधी को जानते हैं। जो आदमी इस अध्यक्ष पद से, जिस कांग्रेस के पास आज खुद कैप्टन नहीं है, जो कार्यवाहक कैप्टन के ऊपर काम कर रहा हो, वो दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर अपनी कैप्टनशिप का दावा कहां से ठोकेगा? और उसके पास क्या ऐसा है? वो गठबंधन में फेल हो गए, वो सोल लीडरशिप में फेल हो गए। उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से कांग्रेस के कि मैं राजनीतिक रूप से असफल रहा। ठीक है, ये तो देश से छुपी नहीं है। अगर राजनीतिक विश्लेषण आप करेंगी तो आपको स्पष्टता साफ दिखाई देगी कि राहुल गांधी वो मटेरियल नहीं है कि लोग उनको कैप्टन मान ले। और यही समस्या, जिस तरीके से फिलहाल विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस बाबत क्या सत्ता पक्ष के लिए चिंता है? क्योंकि सदन का हाल हम देख रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से हंगामा खड़ा कर रहा है, उसके चलते सत्ता पक्ष के लिए इस वक्त सदन चलाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक समस्या यहाँ पर जो देखने को मिलती है शकील साहब, अभी जिस तरीके से कह भी रहे थे, क्या ये सवाल हम नहीं पूछें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर बड़े लीडर्स को इनवाइट किया, बड़ी पार्टीज को इनवाइट किया, क्या ये बातचीत करते हैं, विपक्षी एकता को मजबूत करते हैं? टीएमसी से यहाँ प्रतिनिधि पहुंचते हैं, बड़े चेहरे क्यों नजर नहीं आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए ना कि आज अभी ये बोल रहे हैं, दो बात हम अपनी बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पूर्व में जो वक्ता ने बताया कि कैंडिडेट होना जरूरी है, तो विपक्ष की सबसे पहले जो सरकार बनी थी 77 में, उस वक्त कौन कैंडिडेट था? इनके पास नहीं। अब दूसरी बात हम कहना ये चाहते हैं, जब मुरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं था। अब दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी से इतनी घबराहट बीजेपी को क्यों है? अब ये बताएं कि उनको घबराहट क्यों है? राहुल गांधी अगर काम कर रहे हैं, विपक्ष की यूनिटी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, नेचुरल है उनकी ड्यूटी, तो ड्यूटी से वो लंच करवा रहे हैं, लोगों को बैठक कराएं, ये घबरा जा रहे हैं। तो इनकी घबराहट में ये बताते हैं कि राहुल गांधी नाकाम है। अरे सबसे बड़ा नाअहल और नाकाम प्राइम मिनिस्टर इस देश का आज हुआ है, जिसने सभी स्तर पर 15 लाख रुपए कहा अकाउंट में जाएगा, 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं गया। ठीक है। उन्होंने कहा इकोनॉमी आजादी के पहले और आजादी के बाद। ठीक है, सत्ता पक्ष को ही कोसेंगे आप। ठीक है ब्रजमोहन जी, ठीक है ब्रजमोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरी प्रतिक्रिया भी लूं जी। देखिए कि महेश भाई अभी जितनी बातें कह रहे थे, महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार क्या विपक्ष है देश में? 35 रुपए लीटर का वायदा करके 110 रुपए लीटर आप पेट्रोल बेचते हैं, ये वायदा तो आपका किया हुआ था। आप कहते हैं कि 1 दिसंबर तक हम पूरे देश में 2 डोज लगवा देंगे वैक्सीन की, और 214 करोड़ वैक्सीन हमारे यहाँ पे हो जाएगी। जब तक अभी आपका जो प्रोडक्शन है वो 41 लाख डोज का है, जबकि आपको जरूरत 1 करोड़ डोज की है। तो आज ये सारी बातें, जो सारी नाकामियां हैं, ये तो आपकी वर्तमान सरकार की है। ठीक है, और यही विपक्ष की शायद ताकत भी है, यही मुद्दे शायद विपक्ष की ताकत भी है। आप बताइए कि आसाम और मिजोरम के बीच में झगड़ा हो जाए, फायरिंग हो, लोग मारे जाएं, ये किसकी नाकामयाबी है? ठीक है, केंद्रीय लोगों की नाकामयाबी है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामियों को भी समझना होगा। वो खाली ये कहने से काम नहीं बनेगा कि विपक्ष नेता एक नहीं हो पा रहे या किसी पार्टी का नेता कोई कमजोर है, ये सारी बातें बेमानी है। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी खुद की कमजोरियों को देखना चाहिए। कर्नाटक में आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा चल रहा है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झगड़ा है, उत्तराखंड में हर 4 महीने में आपको उम्मीदवार बदलना पड़ता है। तो आप सबकी तरफ देखिए। ठीक है महेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं निरंजन जी का रुख करूं। जल्दी से जवाब दीजिए महेश जी। सारे मुख्यमंत्रियों को बुला के दिल्ली में बिठा के उनसे एक बार पूछते, रिव्यू करते कि देश, आप बताइए कि आपके सूबे में अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर कैसी तैयारी है, वहाँ महंगाई को लेकर कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे कि हम लोगों को राहत दे सकते हैं। महंगाई नहीं दिख रही, कितना बड़ा आपको महंगाई नहीं दिख रही है।
200 रुपए लीटर, कितना अच्छा लगता है केंद्र सरकार के प्रयासों को, कितना इसमें दूध की कीमतें बढ़ गई है, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई है, आपको महंगाई, मतलब ये लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बात भी अगर हम बताएंगे, ये हम ही समझाएंगे, हम ही ये बात कहेंगे आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? आप बूथ तो नहीं है ना। राहुल गांधी एक नेहरू गांधी परिवार के अगर वंशज हैं और उस नाते आप लोग उनको कंधे पे बिठा के लेके चलना चाहते हैं, तो ये आपकी दुर्दशा है। ठीक है निरंजन जी, ये आपकी सोच है। ठीक है, आपकी बात आगे महेश जी, ठीक है आपकी बात आगे महेश जी। निरंजन जी, तीन चीजें, एक हमने एजेंडा देखा, एक मिनट रुक जाइए, एक हमने एजेंडा देखा निरंजन जी कि किस तरीके से बीजेपी का विरोध करने के लिए सारा विपक्ष एक साथ हुआ, नतीजा सामने आ गया था। 2019 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। दूसरा यहाँ पे एजेंडा ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष में लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठा हुआ है। ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है। ये परिस्थितियां खासतौर पे विपक्ष का बीजेपी के खिलाफ होना और दूसरी तरफ महंगाई या दूसरे मुद्दे होना, कहाँ बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है या फिर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष में जाएगा? क्या तस्वीर है आपकी नजर में यहाँ बीजेपी को लेकर? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको इस बारे में ये चीज, मेरा ऐसा मानना है कि आज भारतीय जनता, जो भारत की जो जनता है वो ये देख रही है कि जितना विपक्ष है केवल वो विरोध की राजनीति कर रहा है, वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। अभी जो मैं विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहा था, जो अपने एनसीपी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये जिस तरीके से बता रहे थे कि ये सरकार इतनी नाकाम है और जो आज तक के इतिहास का सबसे नाकाम प्रधानमंत्री है, और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी जीत पर जीत हासिल करती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना प्रचार करती जा रही है, तो इसको हम क्या मान के चले? इसको हम ये मान के चले, एक मिनट श्रीमान जी, आप मुझे बोल दीजिए। पश्चिम बंगाल में जीत गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जीत गए, श्रीमान आपकी नजर में पश्चिम बंगाल में आपने उनको, आपकी नजर में वो पश्चिम बंगाल में हारे हैं, लेकिन अगर एक राजनीतिक विश्लेषण की तरफ से, एक अगर राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आप देखेंगे ना, मेरी बात सुनिए ब्रिजमोहन जी, अगर आप इसको ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है मेरे पास। विपक्ष यहाँ पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उधर सत्ता पक्ष ने भी अपनी धार पैनी करनी शुरू कर दी है। हालांकि 2024 अभी दूर है, लेकिन 2022 की चुनौती सामने है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ।